महात्मा हंसराज स्मृति संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के 5वें संस्करण में बहुत हार्दिक और स्वागत है। आप सभी का अनुरोध है, कृपया करतल ध्वनि से आप सभी का स्वागत करें। दिल्ली विश्वविद्यालय से समागत हुए समस्त प्रतिभागियों का हम हंसराज महाविद्यालय के पुनीत और पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महात्मा हंसराज एक शिक्षाविद, एक क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने समाज को संशोधन करने में, समाज को परिमार्जित करने में अथक योगदान दिया और हमारा महाविद्यालय उनके ही योगदानों को याद करने के लिए, उनके दिखाए हुए पथों पर चलने के लिए सदैव तत्पर रहता है। अतः आप सभी को हंसराज स्मृति संसदीय वाद विवाद समिति की ओर से आप सभी का पुरजोर हार्दिक और स्वागत है। वाद विवाद एक प्रतियोगिता नहीं है, वाद विवाद मात्र एक प्रतियोगिता नहीं है, वाद विवाद एक सूत्र है। हम सभी जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अनेक महाविद्यालय हैं, लेकिन यदि मैं पूछूं उन सारे महाविद्यालयों का समागम कहाँ होता है, वो अवसर देता है वाद विवाद समितियां, जो संपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय को एक सूत्र के रूप में बांधती हैं। अनेक महाविद्यालय में अनेक पुष्प हैं, लेकिन सारे पुष्पों को बांधने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है, एक धागे की आवश्यकता होती है, और वो धागा हमारी वाद विवाद समितियां हैं और आप सभी उसके कर्ता हैं। इसीलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद है कि आप सभी संपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय को जोड़ने का कार्य करते हैं। आज हमारे बीच हमारे महाविद्यालय की कुशल प्राचार्य महोदया उपस्थित हैं। मैं महोदया के बारे में यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और अर्जुन को रण को जिताने में भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी, उसी प्रकार इस कॉलेज रूपी रथ की जो सारथी वो हमारे प्राचार्य हैं, जिनके कुशल व्यक्तित्व और मार्गदर्शन में हमारा हंसराज कॉलेज अनेक कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। आपको बता दें, इस वर्ष से पूर्व ही हमारे हंसराज में महाविद्यालय ने अपने 75 वर्ष पूर्ण किए और 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगे को गतिमान है, तो उसमें हमारे आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैं आचार्य से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाएं और उनका स्वागत करें। तो जैसा कि हमारी परंपरा है, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय, अर्थात तम से हम प्रकाश की ओर जाने की यात्रा करते हैं। इसी प्रकार कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करता हूं, कृपया दीप प्रज्वलन करके हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। विश्वविद्यालय यदि मुकुट है, तो उस मुकुट में मणि जो है वो हंसराज महाविद्यालय है और हंसराज के उस मणि के रूप में आने में हमारे प्राचार्य का बहुत योगदान है। इसलिए महोदय, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये दीप सदैव जलता रहेगा और शिक्षा के संसार में हंसराज महाविद्यालय सदैव नित्य नूतन कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारे बीच इतनी महान विभूतियां हमारे बीच विराजमान हैं कि जिनका आगमन होना ही हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। आज हंसराज कॉलेज सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है।
एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन करें, जिन्होंने अपनी अत्यंत व्यस्ततम दिनचर्या से आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए समय निकाला। वाद विवाद संवाद किसी भी समाज की एक धुरी होते हैं, केंद्र होते हैं, और भारत तो वैसे भी ज्ञान का केंद्र कहा जाता रहा है, जहाँ पर हम सब इस बात से सहमत हैं कि हम सब कई मामलों में एक दूसरे से असहमत हैं। संसदीय वाद विवाद का यही उद्देश्य होता है कि कल को वो पंक्ति है ना कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। कल आपको इस देश को संभालना है, इस देश का नेतृत्व करना है। तो अब हमारे मध्य एपीएन न्यूज की निदेशक और बड़ी बहन राजश्री राय जी उपस्थित हो चुकी हैं। मैं उनको सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूँ, एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। तो आज के इस विशेष अवसर पर आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए हमारे गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि इस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम स्वयं एक डिबेटर रही हैं। आप अभिनंदन कर रही हैं आदरणीय राजश्री मैम का पुस्तक और पौधा भेंट करके। तो मैं बता रहा था कि रमा मैम स्वयं अपने छात्र जीवन में बहुत ही प्रसिद्ध डिबेटर रही हैं। 1000 से अधिक वाद विवाद प्रतियोगिताएं उन्होंने जीती। तो निश्चित रूप से हमारा ये सौभाग्य है। वो डिबेटिंग सोसाइटी की कन्वेनर भी रही हैं, जब यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में थी, वो डिबेटिंग सोसाइटी की कन्वेनर भी रही हैं। तो डिबेटिंग सोसाइटी के लिए उनका एक विशेष स्नेह, विशेष मार्गदर्शन रहता है। इसके लिए मैं मैम का भी हार्दिक आभार करता हूँ। हमारे मध्य आदरणीय प्रभात जी उपस्थित हैं, जिन्होंने प्रभात प्रकाशन के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, इन सबको पुस्तकों के माध्यम से हम सब के मध्य आ सकें, इसमें उनका एक विशेष योगदान है। वो स्वयं भी बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक हैं। एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हमारे मध्य बड़ी बहन राजश्री राय जी उपस्थित हैं। आपकी यात्रा, पत्रकारिता की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक है। आपने एनडीटीवी और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण चैनलों में कार्य करते हुए अब आप वर्तमान में एपीएन न्यूज चैनल की निदेशक हैं, जिनकी मीठी और सुरीली आवाज खबरों के माध्यम से हम सब सुनते रहते हैं। उनका भी कर्तव्य ध्वनि के साथ अभिनंदन करें। हमारे मध्य आदरणीय प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। संस्कृत के आप विद्वान हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त अधिष्ठाता हैं, कुशल वक्ता हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य आदरणीय राजा राव जी उपस्थित हैं। हंसराज कॉलेज से उनका विशेष स्नेह रहता है। वो बहुत ही कुशल सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य प्रयागराज की धरती से चलकर आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए जो आए, ऐसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर पुरेंदु मिश्र जी, लॉ के आप प्रोफेसर हैं। इससे पूर्व में आप न्यायाधीश रह चुके हैं, वहां से आपने त्यागपत्र देके आपने प्राध्यापक के रूप में अपना जीवन चुना। आप विशेष रूप से विद्यार्थियों के मध्य आए। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विशेष अवसर हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों को सुनने का है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हंसराज कॉलेज के सभी अध्यापक, राजेश सर को मैं देख रहा हूँ, विजय सर हैं, नरेंद्र सर हैं, और हमारे अतिथि प्रतीक जी हैं। एपीएन न्यूज से हमारे कुछ अतिथि आए हुए हैं। अलग अलग महाविद्यालयों के लगभग 100 प्रतिभागी यहाँ आए हुए हैं, 35 से अधिक टीम्स। मैं उन सब का हंसराज कॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। वाद विवाद की एक बहुत प्राचीन परंपरा हम अपने देश में देखते हैं। वेदकालीन समय से लेकर के आज तक वाद विवाद की निर्वाध परंपरा हमारे देश में विद्यमान रही है। किसी भी विषय के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दो विषयों का या दो मतों का समागम बहुत आवश्यक हो जाता है। कहा जाता है ना कि यदि मैं ही हूं तो मैं क्या हूं, तो हम का भाव होना चाहिए, और उसी को पोषित और पुष्पित करने के लिए वाद विवाद बहुत आवश्यक है, नितांत जरूरी है। हमारे देश में नीति निर्माण हो या फिर किसी भी नीतियों का समागम हो, उसके दिशा निर्देशन में या उसके निर्माण में वाद विवाद का बहुत रोल है, बहुत बड़ा उसका अधिकार है। हम सभी एक भी देश के नागरिक हैं, आगे जाके हम इस देश के कर्ता और धर्ता होने वाले हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे मतों में, हमारे विश्वासों में, हमारे विचारों में वाद विवाद के द्वारा एक बहुत ही दृढ़ और संकल्पित धारणा बनी रहे। अब हमारे बीच आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर पुरेंदु मिश्रा जी,
मैं सर का स्वागत और अभिनंदन तो हमारे बीच हुआ। अब मैं सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे बीच आएं और अपने कुछ शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय रमा मैम। वैसे मैं इतना जल्दी तैयार नहीं था कि मुझे बुला लिया जाएगा। आदरणीय रमा मैम, प्रभात जी, राजश्री मैम, सर हम लोगों के सीनियर रहे हैं, प्रदीप राय सर BHU के सीनियर हैं, एक रिश्ता आपसे ये भी है। प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी सर, राजन सर, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित अध्यापक, अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ज़्यादा इस विषय में पता नहीं है क्योंकि आज मैं सुबह ही आया हूँ, लेकिन आदरणीय रमा मैम के नेतृत्व में देश के सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में मैं जब भी आता हूँ कोई न कोई एक्टिविटी, कोई न कोई प्रतियोगिता, कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है और मेरा उनसे जब भी व्यक्तिगत वार्तालाप हुआ है तो हमेशा वो कॉलेज को लेकर चिंतित रहते हैं। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। कुशल प्रशासक, अत्यंत मृदु व्यवहार, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार के अपने स्वभाव को रखने वाली और इतनी कर्मठ। पिछले अभी 10 दिन पहले हम लोग आए थे तो आप एक ही दिन में रामपुर गए, रामपुर से कानपुर गए, कानपुर से यहाँ के सुबह विद्यालय ज्वाइन कर लिया और हम लोग सो रहे थे कि यार बारात करके आए हैं, बहुत थके हैं। तो निश्चित रूप से आप सब लोग एक कुशल नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारे आपके बीच, जो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तार्किक क्षमता निश्चित रूप से डेवलप होती है और उससे हमारे समाज के लिए, कुशल प्रशासन के लिए बहुत सारे विचार हमारे मन आते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को रखता हूँ कि हमारे बीच बहुत सारे वक्ता हैं और सबको जल्दी है किसी न किसी कार्यक्रम में जाने की, चूंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको मैं भी सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वाद से ये कॉलेज अपने पुष्पों को पल्लवित करता रहेगा। इसके पश्चात मैं श्रीमान प्रभात जी को निमंत्रित करता हूं कि सर आप आएं और अपने आशीर्वाद से इस कॉलेज का उद्धार करें। धन्यवाद आदरणीय रमा दीदी और सम्मानित मंच, यहाँ बैठे अध्यापक और छात्र बंधु। मेरा ये सौभाग्य है कि आज यहाँ हंसराज कॉलेज में आपके समक्ष बोलने का कुछ अवसर मुझे मिल रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो मैं श्रीराम कॉलेज में था। मेरे 2 अभिन्न मित्र हंसराज कॉलेज में थे, तो अक्सर यहाँ आना होता था। तो उस समय छात्र के रूप में आते थे। आज यहाँ दीदी के स्नेह भाव से यहाँ आया है, तो दीदी मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। और ये जो प्रतियोगिता आप कर रहे हैं वाद विवाद की, भारत में परंपरा रही है वाद विवाद संवाद की। निश्चित रूप से बातचीत से समाधान निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। और ये जो हमारी अमृतकाल की यात्रा है, ये केवल संवाद के माध्यम से पूरी होगी। एक संवाद पूरे समाज के बीच में चलेगा तो निश्चित रूप से हम उत्कर्ष की ओर पहुँचेंगे। अपनी बात रखने में हम बात जरूर रखें, परंतु कुतर्क का सहारा न लें। आप भारत का भविष्य हैं, आने वाला समय आप लोगों का है। इस 25 वर्ष की कालखंड में जैसा हम निर्माण करेंगे भारत का, वो भविष्य हमारा होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की कई शताब्दी वर्ष है, इस कॉलेज का ये 75वां वर्ष है। तो निश्चित रूप से दोनों अवसर हम सब के लिए बहुत भाग्य की बात है कि इस समय हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। देश में एक अद्भुत वातावरण है इस समय, एक सकारात्मकता है देश के अंदर, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। तो स्वाभाविक है आपके जो विषय होंगे उसमें ये सब, इन विषयों पर चर्चा भी होगी, संवाद भी होगा। तो मेरी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने सपने देखने की क्षमता को जागृत रखिए। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, बड़े संकल्प कीजिए और संकल्प शक्ति के साथ उनको पूरा कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब आज हमारे बीच बहुत हर्ष का विषय है
कि एपीएन न्यूज की निर्देशिका हमारे बीच आज पधारी हैं श्रीमती राजश्री राय, जिसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैम आप अपने आशीर्वचनों से हमारे बच्चों को अनुग्रहित करें। नमस्कार, आप सबों का बहुत स्वागत है। मंच पर बैठे हुए तमाम विशिष्ट जन, विशेषकर रमा मैम, जिनकी ऊर्जा हम सबों को हमेशा प्रेरित करती है, और मैं बस इस बात की दुआ करूँगी कि ऐसी ऊर्जावान शक्ति कुछ और ज़्यादा हमें मिले और ऐसे ही आप अपना कार्य करती रहे मैम। और इसके अलावा वो सभी लोग, प्रभात जी, जिनको मैं आजकल यूँ देखती हूँ कि जिनके हाथ में, जिनके प्रकाशन के हाथ में हमारे भारतीय संस्कार और संस्कृति की धरोहर पल रही है, फूल रही है, पनप रही है। इसके अलावा मंच पर बैठे तमाम विशिष्ट अतिथि जो एक एक करके अपना विचार तो रखेंगे और जिन्होंने रखा भी। मैं वाद विवाद सुनते ही इसको इस अर्थ में लेती हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा वाद विवाद कहीं होता है तो आजकल आप टेलीविज़न पर देखते हैं। हालांकि अब वाद विवाद नहीं रह गया है, वहाँ केवल विवाद रह गया है, जहाँ पर एक एंकर होता है और वो चिल्लाता रहता है, बाकी लोग अपनी बात रखने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये जो सार्थक पहल आज इस प्रांगण में हो रहा है, इसकी नींव बहुत पहले पड़ी है और ख़ासकर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात आती है तो जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हम ये मान के चलते थे कि कुछ खास विश्वविद्यालय इस भारत में हैं जहां आप अपनी बात आज़ादी से रख सकते हैं, जो चाहें, जो आपका विचार है वो सबके सामने आप रख सकते हैं, और उसमें अग्रणी दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ करता था। आज भी उसी परंपरा को आप लोग आगे जिएंगे और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि इस पुरानी परंपरा को आप जिंदा रख रहे हैं। जैसा कि अभी प्रभांशु जी कह रहे थे कि ये इस तरह का कार्यक्रम इसलिए भी ज़रूरी है कि आज जो है वो बदलने वाला है, भविष्य तो आप ही हैं, कल के नेता आप ही हैं। तो जो बात आप रखेंगे, जो बात आप सोचेंगे, जो विचार आपके अंदर पनपेगा, उसमें केवल वो आपका विचार नहीं है बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर होगी। तो मैं यहाँ ये ज़रूर उम्मीद करूँगी कि इस भारत की तस्वीर को जब आप खींचेंगे तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये वाद विवाद टेलीविज़न की तरह केवल विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जहाँ पर मतों का भेद हो सकता है, जहाँ पर तमाम तरह के विचारों का संप्रेषण कुछ इस तरीके से हो कि एक नई राह खुले। हमारे भारत, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये भारत वो भारत है जहाँ शास्त्रार्थ हुए और पता नहीं कितने दर्शन के विचार निकले, कितने तरह के सूत्र निकले। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर ये वाद विवाद कुछ ऐसा ही शास्त्रार्थ होगा जहाँ पर एक नई धारा, एक नया सोता फूटेगा, एक नया सूत्र निकलेगा जिससे भारत को भारत बनाए रखने में आपका योगदान सबके समक्ष होगा। और वैसे कहते हैं कि बात करने का तरीका इस माध्यम से बड़ा एक आप अलग तरीके से इसको सीख सकते हैं, जैसे कहा जाए। विशेषकर अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, संसद की बात करें, वहाँ पर भी माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता। और वो जो हमारी प्राचीन तरीके से जो हमने पहले देखा है, एक से एक भाषण हमने देखा है, एक से एक विवाद देखा है, और वहाँ से नए नए चीज़ों को, नए नए इबारत को लिखते हुए, नए इतिहास को बनते हुए देखा है। मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगी कि इस कार्यक्रम के बहाने, इस 3 दिन के मंथन के बहाने कुछ ऐसे नाम उभरेंगे जो आने वाले इतिहास में, संसद के इतिहास में अपनी पहचान छोड़ेंगे। बस इसके लिए मेरे बस एक ही सूत्र है, क्योंकि मैं न्यूज़ एंकर भी रही हूँ और रोज़ बरोज़ हम लोग बात करते हैं और उन तमाम अनजाने अदृश्य दर्शकों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि आजकल तो माहौल बदला हुआ है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि यदि आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं और
इसलिए मैं ये सूत्र ज़रूर देना चाहूँगी, शायद आपके काम की हो। एक तो ये कि जब आप अपने विचारों को रखें तो उसका एक तरह से फ्रेमवर्क जो होता है वो फ्रेमवर्क बहुत क्लियर हो। पहले क्या रख रहे हैं, दूसरी बात आप क्या रख रहे हैं, तीसरा सबसे बड़ी बात ये होती है जो आपको बहुत काम की होगी। जैसे मैं भी अभी बात कर रही हूँ तो शायद बहुत लोगों को बोरियत भी महसूस हो रही होगी, लेकिन अगर आप शुरू में ही ये कहें कि मैं 2-3 बातें रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ, उससे एक राहत होगी। जो सुन रहा होगा उसको ये लगता है कि बस 3 बातों में मेरी छुट्टी हो जाएगी और मैं सुनने से बच जाऊंगा। भले आप 30 बातें रख लें, लेकिन 1-2 करके रखें। तीसरी बात जो मैंने महसूस किया है अपने अनुभव से, जितना ज़्यादा आप दूसरों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर बात करेंगे, जिसको हम आई कांटेक्ट कहते हैं, दर्शकों के साथ जितना आई कांटेक्ट आपका रहेगा, सामने वाले के साथ जितना आपका आई कांटेक्ट रहेगा, उतनी आप समझ पाएंगे कि उसकी भावनाएं किस तरह से आगे या पीछे हो रही हैं। उसके इम्प्रेशन से आप समझ पाएंगे कि कब ऐसा है जब वो आपकी बातों से सहमत नहीं है, तब तुरंत ही आप अपने तर्क बदल के उसको अपने पाले में कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये छोटी छोटी बातें शायद आप लोग के काम आए कभी, लेकिन जैसा कि वसीम बरेलवी साहब ने कहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो बस हर एक अपने विचार को, हर एक बात को कुछ यूँ रखिए कि लोग सुनने पे मजबूर हों, और केवल सुनने ही नहीं, मानने पर मजबूर हैं। जिस दिन आपके अंदर ये कला हो गई, आप सबसे सफल वक्ता हैं, और जब सफल वक्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे सफल नेता भी बन पाएंगे। काम तो आप करेंगे ही, युवा हैं तो काम तो करना ही है। तो चलिए, मैं इस पूरे कार्यक्रम को अपने देश के भविष्य को सुधारने, अपने देश के भविष्य को निखारने के लिए एक कदम मानती हूँ, और इस कदम के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों ने हम लोगों के लिए काम किया है, और इतना सुखद भविष्य देखकर आज प्रसन्न भी मैं बहुत हो रही हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसके लिए विशेषकर हंसराज कॉलेज को, रमा मैम को बहुत शुभकामनाएं। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अब इसी में मैम आने वाले समय में कई अटल बिहारी वाजपेयी भी होंगे, कई मोदी भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि रमा मैम मेरी गुरु थी। चलिए, इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मैम, जैसा हंसराज कॉलेज के इस युवा का भविष्य देखती हैं, ये युवा उस भविष्य को यथार्थ करके दिखाएगा। ये हंसराज कॉलेज मैडम रमा के सानिध्य के अंदर जो आपने स्वप्न देखा है कि आज यहाँ अटल बैठे होंगे, यहाँ भविष्य के मोदी बैठे होंगे, उसको ये जरूर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर यथार्थ करके दिखाएगा। मैडम के ओजस्वी और तेजस्वी भाषण के लिए मैं मैम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैम, आपके जो सूत्र आपने इन बच्चों को निर्देशित किया है, ये बच्चे जरूर उस सूत्र को अपनाएंगे एवं अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आपका आज दिया गया सूत्र इनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद मैं प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी को हमारे बीच बुलाना चाहूँगा। सर महाविद्यालय के संयुक्त डीन है, दिल्ली विश्वविद्यालय से आपका पदार्पण पाकर हंसराज कॉलेज आज अधिग्रहित हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित मंच, आदरणीय प्राचार्य, युवा पीढ़ी के नौजवान साथी, जितने भी शिक्षकगण हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः जब मैं यहाँ पर आया तो सोच रहा था कि मैं बोलूँगा क्या। प्रभांशु जी का कल फोन गया, अभी इसी बीच में विषय, अभी यहाँ संचालक थे सामने, उधर अभी व्यस्त हैं थोड़ा सा, उन्होंने मुझे विषय दे दिया कि आज का जो विषय है इस पर बात कैसे करनी चाहिए, खास करके आप लोगों से। वो जो विद्यार्थी, उन लोगों से निवेदन है जो लोग मोबाइल देख रहे हैं, 5 मिनट अपना हमें दे दें। आप ही का मोबाइल है, आप ही के पास रहना है। 5 मिनट हम आपके बीच में हैं, 5 मिनट बाद चले जाएंगे। तो विषय उनने ये दिया कि आदरणीय रमा मैम को उन्होंने सारथी कहा, कृष्ण के रूप में कहा, और जो रथी हैं, जो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वो अर्जुन के रूप में प्रभांशु जी हैं। दोनों के बीच में चूंकि आप जिस विषय को लेकर के ये
कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े भाग्यशाली हैं कि महात्मा हंसराज की इस पुण्य भूमि पर आप हैं। उनके नाम पर ये महाविद्यालय है और जिसके रथ की डोर बागडोर आदरणीय रमा मैम के हाथ में है। इस पवित्र भूमि पर आने में ही आपके हृदय में एक अद्भुत ओजस्वी संचार होता है, जिससे आपको लगता है कि हाँ, हमने कभी पुण्य किए होंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इस महानतम महाविद्यालय के प्रांगण में हमें प्रवेश मिला है। आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपका भाग्य और बढ़ जाता है कि जब आपके बीच में इस तरह के आयोजन होते हैं और उसमें आपके वक्तृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मैंने कहा कि रथी के रूप में प्रभांशु जी अगर रणांगण के लिए परिकल्पना करिए और वहाँ पर वाद, और जिसको और वाद विवाद आप कहते हैं, विवाद के लिए अभी रमा मैम कह रही थी कि हमने अभी एक इसका अच्छा नाम दिया है संवाद, और वास्तव में संवाद ही नाम है वो। क्योंकि वाद जो होता है हम प्रश्न करते हैं, जो प्रतिपक्षी होता है विवाद जिसको आप कहते हैं वो विशिष्ट वाद है। वो वाद को तो समझता ही है, आपने प्रश्न क्या किया और प्रत्युत्तर में हमें कितना बोलना है, उस उनके प्रश्न को समझते हुए उस उत्तर की परिकल्पना करके वो अपने पक्ष को भी रखता है और इस तरह का पक्ष रखता है कि सामने वाले को लगे कि भाई हम जितनी बात कहते उससे ज्यादा वो बात जानता है। अब रण में दो लोग खड़े हैं, जो सारथी का काम है वो क्या है? देखिए, दो लोग हैं, दोनों में संवाद हो रहा है। सारथी समान रथी होता है, कहने के लिए समान रथी है, लेकिन समान रथी संवाद जो कहते हैं ना, समवाद होता है जो बराबर का वाद होता है, और जो विवाद होता है वो विशिष्ट वाद होता है जिसमें बड़ी विशेषताएं होती हैं। जो सारथी होता है समान रथी तो होता ही है, लेकिन उसमें विशिष्ट गुण ये होता है कि जो रथी होता है वो केवल शत्रु पर प्रहार कैसे करना है, किन शस्त्रों का प्रयोग करना है और किस दिशा से करना है, केवल रथी इतना देखता है। लेकिन जो सारथी है वो विषम परिस्थिति में हमें निकलना किधर से है वो भी देखता है, हमें रथ किस दिशा में रखनी है जिससे सरसंधान उचित स्थिति में जाए, और सारथी ये भी जानता है कि रथी की मनोदशा क्या है। अगर उसकी मनोदशा और सारथी की मनोदशा अगर एक नहीं होगी तो रथी युद्ध नहीं कर सकता है। अब इसी संवाद में आप आ जाइए। जब महाभाष्यकार भगवान पतंजलि का नाम आप लोगों ने सुना है, क्योंकि महात्मा हंसराज का ये महाविद्यालय है, उनके नाम पर ये प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, तो मैं एक ऋषि का ही उदाहरण दूंगा। भगवान पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। हम भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत से आज भी हम अपनी बात को कर सकते हैं और एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। एक पक्ष दो लोग खड़े हैं और ये परिकल्पना है। पतंजलि तो एक है, हम सहस्त्र फण की परिकल्पना करते हैं, विशेष के अवतार थे। अलग अलग फणों से, एक फण से प्रश्न होता है, दूसरे फण से उत्तर होता है। तो एक से प्रश्न हुआ कि शब्द क्या है। अब देखिए, प्रश्न करता है, हम वाद ले लीजिए इसको कि अगर एक वादी ने ये कह दिया कि शब्द क्या है, तो प्रतिवादी जिसको हम कहते हैं उसको पता होना चाहिए कि इनका प्रश्न क्या है और उत्तर क्या होना चाहिए। फिर वो शब्द को बताते हैं कि हम इसको शब्द कहते हैं। फिर जिसको बाद आप कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जिसको आप शब्द कहते हैं वो कहीं पर उसको हम क्रिया कहते हैं, उसको कुछ कहते हैं। तो संवाद चलता है। बाद में जाकर के एक निर्णय होता है कि नहीं, ये जब अक्सर ये संबद्धध्वम संगच्छध्वम की बात हम करते हैं तो लोग अनुवाद क्या करते हैं, संबद्धध्वम का मतलब साथ साथ बोले। संबद्धध्वम का मतलब साथ साथ बोलना नहीं होता है। अगर साथ साथ बोलेंगे तो सुनेगा कौन? संबद्धध्वम का मतलब होता है, अक्सर आप लोग हर सभा में सुनते होंगे, संबद्धध्वम संगच्छध्वम संवो मनांसि जागताम, खूब सुनते होंगे। संबद्धध्वम का मतलब होता है कि संवाद पूर्वक बात करें। जब आप संवाद करते हैं तो आपके समक्ष एक निर्णय आता है, आप निर्णय करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो अभी ये बात चल रही थी कि ये जो युवा पीढ़ी है 2047 के विकसित भारत के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी भी सोच रहे हैं, अपना पूरा विश्वविद्यालय सोच रहा है, आपका पूरा महाविद्यालय सोच रहा है। अब जो 2047 का विकसित भारत होगा, इसमें इन विभूतियों का, जो आगे बैठे हुए हैं सब, आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और इसमें जो आपकी शैली विकसित होगी, आपकी जो वक्तृत्व क्षमता का विकास होगा,
वो एक इस राष्ट्र को नई दिशा देगी। आपकी शैली नई दिशा देगी, आपका वक्तृत्व एक नई दिशा देगा, एक नया आयाम उपस्थापित करेगा इस राष्ट्र में। आपके पास एक बड़ी उदाहरण परंपरा है, वेद का नाम लिया यहाँ पर संचालन कर रहे विद्यार्थी ने कि वाद विवाद की परंपरा वहाँ से चली आ रही है। हम उसको शास्त्रार्थ कहते थे। आप संवादों की शैली देखते हैं तो हम शर्मा पणी के संवाद सुनते हैं, पुरुरवा उर्वशी के संवाद सुनते हैं, बहुत सारी संवाद की परंपराएं हैं। अगर ये संवाद नहीं होता, वाद और विवाद नहीं होता, तो हम इतने समर्थ नहीं होते अपनी बातों को कहने में कि हमें कहाँ अपनी बात को किस तरह रखना है। बड़ी आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा अवसर मिल रहा है कि आप अपनी बातों को यहाँ रख सके। आपके कितने प्रभावशाली आपका वक्तृत्व है, वो आपके इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के बाद आपको पता चलता है। कुछ आप दूसरे को सिखाते हैं, कुछ दूसरों से सीखते हैं जब परस्पर आप इस तरह की बातें करते हैं। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना भारत में जब आए तो कई जगहों पर उनको संबोधन के लिए बुलाया गया। लाहौर में भी उनको 3 लोग गए लाहौर में व्याख्यान के लिए उनसे प्रार्थना करने, जिसमें अकाली, सनातनी और आर्य समाज के 3 लोग गए और कहे 3 दिन आप भाषण दीजिए आकर के मंच पर। उन्होंने कहा तीनों मिलकर एक जगह करो तो मैं भाषण दूंगा। फिर वो आए और यहाँ मंच पर खड़े होकर के अपना अद्वैत वेदांत पर व्याख्यान प्रारंभ किए। पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति, चूंकि अब तो ये माइक है, आवाज वहां तक ले जा रही है, उनको उनके प्रभावशाली वक्तृत्व को सुनने के लिए वो व्यक्ति पीछे से आगे बढ़ता जा रहा है। पीछे बैठा हुआ एक व्यक्ति 100 कदम चलते हुए कब उसका स्वरूप बदलता है, उसके आत्म तत्व में एक जागृति उत्पन्न होती है और कब वो उनका स्वरूप बदल जाता है और कब एक सामान्य से विशेष हो जाते हैं, इस 100 कदम की दूरी पर निर्भर करता है। जो तीर्थराम नाम का एक बड़ा मैथमेटिशियन, सामने आते आते राम तीर्थ हो जाते हैं। ये वक्तृत्व पर निर्भर करता है कि कब एक तीर्थराम राम तीर्थ हो जाते हैं। ये राम तीर्थ बनाने की ये पीढ़ी है, ये राम तीर्थ बनाने का आयोजन है। महात्मा हंसराज की उस परंपरा को कंधे पर लेकर के चलने का ये आयोजन है। उन्होंने जीवंतता दी, एक भाषा का प्रवाह दिया, एक संस्कृति दी, एक परंपरा उन्होंने दी, जिस परंपरा के निर्वहन के लिए हम और आप आज यहाँ पर हैं। हम आशा करते हैं कि आदरणीय प्राचार्य महोदया के वक्तृत्व से तो हम परिचित हैं ही। आपकी ओजस्वी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, सभा जीवंत है, मनुष्य जीवंत है, परंपरा जीवंत है, संस्कृति जीवंत है। ऐसी संस्कृति स्वरूपा, परंपरा स्वरूपा और भाषा की जीवंतता को प्रदान करने वाली मैं आपकी प्राचार्य को प्रणाम करता हूँ। आपके जो आयोजक हैं, मैं इनको हनुमान जी कहता हूँ। अद्भुत सामर्थ्य है, ज्ञान है, संबंध है, एक दूसरे से जोड़ने का और खुद को जोड़ के रखने का, यही इस आयोजन का प्रतिफलन है। आप एक दिन इस देश का नेतृत्व करें, इस राष्ट्र का नेतृत्व करें, इस विश्व का नेतृत्व करें, इस वसुंधरा का नेतृत्व करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं और उनको विशेष प्रणाम करता हूं कि जिनने निवेदन के बावजूद भी मोबाइल नहीं रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने रमा मैम को कृष्ण रूपा कहा और प्रभांशु सर को हनुमान जी का स्वरूप दिया, मैं उसी कड़ी में आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब यहाँ आए। और मैं रमा मैम को आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये जो हंसराज कॉलेज है ये रथ है और इस रथ का सारथी हमने कृष्ण रूपा साक्षात नारी शक्ति को हमने इस पे कृष्ण रूपा बन के बैठाया है। और हनुमान जी जिस प्रकार ध्वज लेकर अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे, वैसे प्रभांशु सर हमारे साथ बैठे हैं आज। और जब जब अर्जुन ने गांडीव को गिराया है या अपने घबराया है, धर्म का जब संकट पड़ा है, मैडम ने कृष्ण रूपी गीता का वाचन करके हम सबको संभाला है। अब मैं मैम को आमंत्रित करता हूं कि मैम अपने आशीर्वाद से हम सभी बच्चों को अनुग्रहित करें।
वर्षीय दिल्ली विश्वविद्यालय और 75 वर्षीय हंसराज कॉलेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वाद और संवाद, हालांकि प्रोफेसर रंजन ने बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से वाद विवाद संवाद शास्त्रार्थ सब शब्दों पर विचार किया, लेकिन फिर भी मैं केवल वाद और संवाद की बात करते हुए अभी हमारे बीच में राजश्री जी ने, प्रभात जी ने, रंजन जी ने, राजन जी ने, पुणेंदु जी ने अपने अपने विचार रखे, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रभांशु, आपकी जो प्रस्ताव समिति, नाम ही प्रस्ताव है, प्रस्ताव समिति के संयोजक डॉक्टर प्रभांशु और उनकी पूरी छात्र टीम को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए, और खास तौर पे अपने प्राध्यापकों का, हंसराज कॉलेज के विद्यार्थियों का, लेकिन सबसे ज्यादा जो देश के कोने कोने से मैं देख रही हूँ कि विद्यार्थी प्रतिभागी बनकर आए हुए हैं, आप लोगों का विशेष विशेष अभिनंदन। क्योंकि मंच पर विद्वान सब अपने अपने व्यस्त जीवन में व्यस्त रहने वाले हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। डॉक्टर प्रभांशु ने अच्छी प्रतियोगिता आयोजित की, लेकिन अगर ये प्रतिभागी ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। रही बात भविष्य की, जैसे आप लोग कॉलेज के बाहर, हम सब जगह कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, रंजन जी मैं कहती हूँ हंसराज कॉलेज है तो मुमकिन है। हंसराज कॉलेज है तो भारत विकसित क्यों नहीं होगा? हंसराज कॉलेज है तो मनोधर्म की परिकल्पना क्यों नहीं सार्थक होगी? आप विद्यार्थी जो 3 दिन तक संवाद करेंगे, आप दूसरे की बात सुनेंगे, और मुझे लगता है सुनते सुनते आप देखेंगे कि शब्दों का प्रयोग हमें बाण की तरह नहीं करना चाहिए। शब्द का प्रयोग जब हम बाण की तरह करते हैं तो चुभते हैं। लेकिन मैं जिस पद पर हूं, रंजन जी, कभी कभी शब्दों का प्रयोग बाण की तरह भी करना पड़ता है। दरअसल जीवन में यही हमें ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ हमने किस भाषा का प्रयोग करना है, अपनी वाणी को किस तरह से दूसरे के सामने अपनी बात ले जाकर, और जो हम कहना चाहते हैं, कभी हम बड़े कोमल शब्दों की बात करते हैं, कभी हमारी वाणी बड़ी कठोर हो जाती है। लेकिन मैं सब विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि आप बात पहले सुनिए और उसके बाद दूसरे की बात को आपने किस तरह से रखना है, वो भी एक कला है। और मैं कभी नहीं कहूंगी, हालांकि 1-2 बार कहा गया कि आप भविष्य के अटल बनेंगे, आप भविष्य के मोदी बनेंगे। नहीं, आप जो भविष्य बनाएंगे, अच्छा भविष्य बनाएंगे और अटल जी के भारत को, मोदी जी के भारत को निश्चित करेंगे कि हम आपसे 10 कदम आगे निकले, चाहे वो बोलने की दृष्टि से हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और सभी प्रतिभागियों को यहाँ से सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगी कि आप अलग अलग परिवेश से आए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हंसराज कॉलेज है और हम सब यही चाहते हैं कि आपका अनुभव अच्छा हो। कॉलेज में जगह जगह पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि ये हमारा परिवार है। जब परिवार में हम कुछ काम करते हैं तो कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो अगर आपको किसी तरह की समस्या आए तो ये मान के चलना कि आप एक घर में आए हैं, उस समस्या से रूबरू होते हुए आपका अनुभव अच्छा हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और ये आयोजन विकसित होते भारत में हो रहा है। डॉक्टर प्रभांशु, आज से डॉक्टर रंजन ने इस बात पर मोहर लगा दी कि आप इस कॉलेज के रथी हैं, आप इस कॉलेज के हनुमान हैं। और मेरे लिए आपने जितने भी शब्दों का प्रयोग किया, संचालन कर रहे विद्यार्थी हमारे बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं। बस मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि कॉलेज में रहते हुए आप इस बात को हमेशा याद रखना कि हंसराज कॉलेज एक रथ है। इस रथ को कैसे हमने 2047 तक आगे ले जाते हुए विकसित भारत में हमने सहयोग देना है, इसी आशा और विश्वास के साथ मंच के सभी सदस्यों का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सच में
आज के समय में इतनी व्यस्तताओं के बीच में से आप समय निकाल कर आए। हंसराज कॉलेज आपके आने से धन्य हुआ, गौरवान्वित हुआ। आपने हमारे परिवार को समृद्ध किया। इस आशीष को लेकर हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी धन्य हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते। संपूर्ण मंच का बहुत बहुत सादर धन्यवाद और आभार। आपकी उपस्थिति, आपके शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन थे और हम सभी पूरा प्रयास करेंगे कि आपके शब्द में से हम कुछ अपने जीवन में ग्रहण करें और उसको अपने जीवन की यात्रा में उनका प्रयोग करें। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।